तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो पीछे के क्लास में हमारे आपके बीच में तय हुआ था फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उस लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन का क्या पैटर्न होता है और पॉलिनेशन कराने वाले कितने एजेंट होते हैं, बायोटिक एजेंट क्या होता है, नॉन बायोटिक एजेंट क्या होता है, या जिसको हम लोग एबायोटिक कहते हैं, किस तरह से पॉलिनेशन करता है। सबसे बड़ा फ्लावरिंग प्लांट कौन होता है जिसकी फ्लावर करीब करीब 6 फीट की होती है, इसको हम लोग कहते हैं एमॉर्फोफैलस। जिसकी फ्लावरिंग कई बार नीट का क्वेश्चन रहा है कि एमॉर्फोफैलस की साइज जो होती है, फ्लावर की साइज कितनी होती है, तो इकलौता प्लांट है एमॉर्फोफैलस जिसकी फ्लावर की साइज जो होती है वो 6 फीट होती है, 6 फीट होती है। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि चलते चलते हमारे आपके बीच में एक और तय हुआ था कि मॉथ और यूका का प्लांट, मॉथ और यूका के प्लांट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे मॉथ के बिना यूका नहीं रहेगा और यूका के बिना मॉथ नहीं रहेगा, क्योंकि यूका के अंदर ही मॉथ जो होता है अपना क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो इन दोनों के बीच में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है। जैसे में रोटी और कपड़े का रिलेशन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कि रोटी कपड़े का रिलेशन, या क्या कहते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे चंदन और शीशम के प्लांट का रिलेशन, शीशम का प्लांट भी चंदन का जन्म होता है। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होता है माँ बेटे के रिलेशन जैसा इन लोग का रिलेशनशिप होता है मॉथ और यूका का प्लांट का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो नीट का कई बार का क्वेश्चन रह चुका है। फिर इसके बाद से हमने कहा था कि जब ये तरह की जब प्लांटिंग होती है, जब पॉलिनेशन हो जाता है, तो इसमें कई तरह के प्लांटिंग होती है। जैसे में अगर आप देखोगे कुछ तरह के कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि जिनका सेम फ्लावर होता है, सेम प्लांट होता है। तो हमने कहा भी था कि अगर इसको इस तरह की पॉलिनेशन तो हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं। और कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं कि जिसमें फ्लावरिंग प्लांट जो होता है वो सेम प्लांट में पाया जाता है। जैसे में आपने मेज देखा होगा, मेज के प्लांट हो गया, या कस्टर का प्लांट हो गया, किसका, मेज का प्लांट हो गया, ठीक है, या कस्टर का प्लांट हो गया। ये जितने भी प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं, ऊपर जो होता है वो मेल होता है, नीचे जो होता है वो फीमेल होता है। तो जिस प्लांट में मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाए जाते हैं, इससे हम लोग कहते हैं मोनोसियस प्लांट। क्या कहता है, मोनोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोसियस कहते हैं। मोनोसियस प्लांट में क्या होता है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाए जाते हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा पपाया के प्लांट देखे, पपाया मतलब पपीता, इकलौता यही एक ऐसा प्लांट होता है पपाया। आपको बहुत अच्छा चीज हम बताने जा रहे हैं कि पपीता जो होता है उसमें दुनिया की हर विटामिन पाई जाती है, ए से लेकर के तक हर विटामिन जो होती है पपाया में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए पपाया जो होता है वो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन गांव में आप जाओगे तो इसकी कोई कीमत नहीं होती है, कहाँ भी देखोगे वहां पपाया दिखाई देता है। ठीक है, तो पपाया मार्केट में भले देखोगे तो बहुत महंगा मिलता है। हम यहाँ पर है चाइना में, हम भी पपाया खरीदते हैं खाने के लिए, तो बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, लेकिन पपाया एक ऐसा प्लांट होता है कि जब आप इसको पूरा पका के मत खाओ, थोड़ा सा कच्चा थोड़ा सा पका हो तब अगर खाओगे तो इसके अंदर ये पूरी विटामिन इसके अंदर मिलती है। तो इसका बड़ी मल्टीपल यूज है। इसके पत्ते का उपयोग जो होता है वो डायबिटीज के पेशेंट में यूज की जाती है। इसका बीज का यूज जो होता है वो डायबिटीज के पेशेंट को दी जाती है। इसके दूध जो होते हैं, जितने भी दिनाए खुजली जो बीमारियां होती है ना, चकते चकते पड़ जाते हैं, उसके दूध का उपयोग वहाँ की जाती है। ठीक है, इसके और उसके बाद इसके मसल्स का उपयोग तो आपको बता ही दीजिए कि इसके मसल्स यानी कि पपीते के खाने वाले भाग का जो उपयोग होता है उसका जनरली उपयोग जो है वो मल्टीविटामिन में की जाती है। ठीक है, तो आपने पपाया के प्लांट देखा होगा, तो पपाया के प्लांट दो तरह के होते हैं। ठीक है, पपाया में आप देखेंगे पपाया जिसको हम लोग कहते हैं पपीता, पपाया के प्लांट में जो मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप क्या बताएं, हम जो पपाया का प्लांट होता है, इस पपाया के प्लांट में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होता है। अब बड़े इंटरेस्टेड बात है। ठीक है, आप कहोगे कि सर ये कैसे पहचान होगा कि मेल अलग है कि फीमेल अलग है। मेल के प्लांट में जो होता है सिर्फ उसमें उसके अंदर कभी फल आता ही नहीं है, फीमेल के प्लांट में सिर्फ फल आता है। अब बड़े सोच पड़ गया ना कि यार ये कैसे हुआ, पपीता में भी मेल और प्लांट और फीमेल प्लांट अलग। जी हाँ, पपैया के प्लांट में मेल अलग होता है और फीमेल अलग प्लांट होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इस कंडीशन में अब जो फीमेल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि पॉलिनेशन करते हैं, उनके पास सीड बनाने की कैपेबिलिटी होती है, पर मेल के अंदर जो होते हैं वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो इस तरह के प्लांट को हम लोग कहते हैं डायोसियस।
यानी कि डायोसिस कहा जाता है, मोनोसियस या मोनोसी, या इसको हम लोग कहते हैं डायोसी या डायोसियस प्लांट, COUS, डायोसियस प्लांट। तो डायोसियस प्लांट किसे कहते हैं जिसका मेल और फीमेल अलग अलग होता है, और मोनोसियस किसे कहते हैं जिसमें मेक ही प्लांट में मेल ऊपर फीमेल नीचे। तो इस तरह के प्लांट को हम लोग कहते हैं मोनोसियस प्लांट। ठीक है, तो मोनोसियस डायोसियस दो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो, तो जितने भी प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं कि ये गैमेटोगैमी या ऑटोगैमी को कभी कभी प्रिवेंट भी कर लेते हैं। जैसे पपाया का प्लांट है, इसमें ऑटोगैमी कैसे कराओगे जब इसका मेल ही अलग है फीमेल ही अलग है, तो ऑटोगैमी कैसे कराओगे, है कि नहीं। अब क्या करना होगा कि इसकी अलग पॉलिनेशन की सिस्टम होती है। तो एक टर्म आती है यहीं पर, एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं आउटर ब्रीडिंग पॉलिनेशन। आउटर ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है कि जिसमें एक प्लांट है और उसका पॉलिनेशन किसी अलग जाकर कराना हो। अभी हम आपको बताएंगे, एक बार नीट ने क्वेश्चन पूछा था, अभी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे उस पर। तो ये आउटर ब्रीडिंग का पैटर्न बड़ा अच्छा पैटर्न होता है कि प्लांट कहीं और दूसरे ले आकर जाकर वहां हम ब्रीडिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का। देखो, ऑटोगैमी के प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन की चांसेस कम होती है, लेकिन अगर हमें क्या कहते हैं जेंथोगैमी के प्लांट है उसमें अगर हमें कराना हो क्रॉस पॉलिनेशन तो बहुत आसान होता है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है। ठीक है, उससे पहले एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोलन पिस्टिल। क्या करता है, पोलन और पिस्टिल के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। ठीक है, इनके बीच में भी एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है। अब आप कहोगे कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, हाँ इनके बीच में रिलेशनशिप है। अब पूछोगे क्या, तो कहा कि देखो पोलन का क्या होता है, ये मेल गैमेट निकलते हैं यहां से क्या है, पोलन से पोलन ग्रेन निकलता है, लेकिन ये मेल गैमेट निकलता है। और पिस्टल से क्या होता है कि पिस्टल क्या है, इसके अंदर जो होता है ऊपर स्टिग्मा होता है, नीचे बीच में क्या होता है पोलन ट्यूब होता है, और जिसको स्टाइल करते हैं, और नीचे जो होता है ओवरी होता है, उसे हम लोग पिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो पिस्टल के पास क्या होता है, स्टिग्मा होता है। ठीक है, स्टिग्मा होता है, उसके नीचे जो होता है वो पोलन ट्यूब होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टाइल करते हैं, और उसके नीचे जो होता है वह ओवरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टिग्मा होता है उसके पास जो होती है एक बड़ा अच्छा कैपेबिलिटी होती है कि भाई पोलन ग्रेन तो चल रहा है रास्ते से। अब हम लोग ये सब तो पहचान करने की उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है ना, कि क्या कहते हैं हमारे पास ब्रेन है कि नहीं, ये ह्यूमन है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये दोनों सब लोग अलग अलग है तो सारे मैमेलिया, लेकिन सारे अलग अलग है। ठीक है, लेकिन पोलन ग्रेन कैसे पहचान करेगा कि हम किस स्टिग्मा पर हम जा रहे हैं, हमारा स्टिग्मा ये सही है कि नहीं है, किसी और स्टिग्मा पे तो नहीं चलेगा। लेकिन सबसे मजेदार आपको बात बताएं, ये स्टिग्मा जो होता है वह आइडेंटिफिकेशन करने की बहुत अच्छी क्षमता रखता है। अगर सपोज करो हवा चला, मान लो कि मक्के की वहां पर फसल है, गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, ठीक है, बाजरे की फसल है, मटर की फसल है, कई सारे फसल जो है एक साथ लगे हुए हैं। अब एक खेत में, जैसे हम लोग यहाँ क्या होता है खेती होता है, हम भी खेती करते हैं, तो उसमें क्या होता है मक्का, बाजरा, बल्टांगून, क्या कहते हैं, और आपको अरहर, ये सब क्या कहते हैं एक साथ एक खेत में बोती जाती है। ठीक है, अरहर को हम लोग कहते हैं, अरहर की खेती करने से क्या फायदा होता है कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अरहर एक ऐसा, अरहर मैंने जितने भी दलहन पौधे होते हैं ध्यान रखेंगे, दलहन और तेलहन, दलहन तेलहन मतलब जो दाल देने वाले होते हैं और तेल देने वाले होते हैं। इन प्लांट में कभी भी खाद यानी यूरिया की यूज नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जड़ में ऑलरेडी नोड्यूल्स पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, उसमें नाइट्रोबैक्टस बैक्टीरिया पाया जाता है, इसमें हम लोग राइजोबियम नाइट्रोबैक्टस बैक्टीरिया होता है। और ये नाइट्रोबैक्टस राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो मिट्टी से नाइट्रोजन प्रोडक्शन करने का काम करता है, जिसके चलते मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो होती है बढ़ जाती है। और प्लांट को भाई यूरिया क्या है, नाइट्रोजन है, NH3 NH2CONH2 है, तो जो NH3CONH3 होता है, तो जो हमारे पास जो नाइट्रोजन की कैपेबिलिटी को मेंटेन करने का काम यूरिया करता है। ठीक है, तो जो NH2CONH2 होता है, जो अमोनिया यूरिया होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा मेंटेन करना होता है, और प्लांट ये खुद अपना नाइट्रोजन बना रहा है, तो हमें तो नहीं लगता है कि नाइट्रोजन की कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी नाइट्रोजन की जरूरत जो होती है वह प्लांट को नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद क्या होता है
कि ये जितने प्लांट होते हैं, दलहन और तिलहन के प्लांट होते हैं, तो इन लोगों में अब मान लो कि 10-12 प्लांट है भाई, खेत में 10-12 प्लांट या 7-8 प्लांट लगा दिया गया, और पॉलिनेशन होगा नहीं तो सीड कैसे बनेगा? हम प्लांट क्यों लगाते हैं? ताकि उसमें से सीड का प्रोडक्शन हो। और जब पॉलिनेशन होता है, जब हवा में चलेगा, जब हवा चलता है तभी तो पोलन ग्रेन जमीन पर गिरेंगे, क्योंकि सारे प्लांट जमीन के ऊपर है। हवा चलेगा, बारिश होगा तो पोलन ग्रेन गिरेंगे नीचे। अब हवा चलेगा तो पोलन ग्रेन जो होंगे वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे भी जा सकते हैं। अब मक्के का पोलन ग्रेन धान पे भी जा सकता है, धान का पोलन ग्रेन गेहूं पे जा सकता है। गेहूं दोनों अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है कि गेहूं धान एक समय बोया जाता है, ऐसा नहीं। मक्के का पोलन ग्रेन हो सकता है कि क्या कहते हैं सरसों में चला जाए, सरसों का पोलन ग्रेन हो सकता है कि आपका क्या करते हैं या कहीं भी चला जाए। तो इस तरह की जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, तो क्या धान का पोलन, मान लीजिए कि अगर मक्के का पोलन ग्रेन चला गया बाजरे पर, तो इसका मतलब कि वहां मक्का फल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्यों होता है? जब भी पोलन ग्रेन, भले किसी भी प्लांट का पोलन ग्रेन किसी पर भी चला जाए, किसी भी स्टिग्मा पे चला जाए, स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, भगा देता है, ठीक है। मैंने कहने का सीधा सा मतलब है कि हर स्टिग्मा सिर्फ अपना पोलन ग्रेन पहचानता है, बाकी पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है। बस इतना कहने का पूरा मीनिंग था, आएगा समझ में? ये होता है पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में इंटरेक्शन। कभी भी क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन अपने पोलन ग्रेन, अपने कभी भी स्टिग्मा जो होता है सिर्फ और सिर्फ अपने पोलन ग्रेन को पहचानता है, दूसरे पोलन ग्रेन को कभी भी ये पहचान नहीं करता है। तो जब अपने पोलन ग्रेन को पहचानता है, राइट टाइप के पोलन ग्रेन को पहचानता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपेटिबल। क्या बोलते हैं हम लोग? कंपेटिबल। जब राइट पोलन ग्रेन होता है, जब राइट पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जब जाता है, तो उससे हम लोग करते हैं कंपैटिबल, ठीक है। और लेकिन जब अगर रॉन्ग पोलन ग्रेन जाता है, अगर रॉन्ग पोलन ग्रेन किस पे जाता है? स्टिग्मा पे, तो इससे कहते हैं हम लोग इनकम्प्लीट। क्या बोलते हैं इसको? कहते हैं इनकम्पेटेबल। क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम्पेटेबल, ठीक है। तो कंपेटेबल किसे कहते हैं? कंपेटेबल का मतलब होता है कि जहां पे राइट पोलन ग्रेन पहुंचा राइट स्टिग्मा पर, राइट का मतलब दाहिना नहीं, सही, सही पोलन ग्रेन पहुंचता है सही स्टिग्मा पर, उसे कहते हैं हम लोग कंपेटेबल। और जब अगर गलत पोलन ग्रेन पहुंच जाता है गलत स्टिग्मा पे, तो उसे हम लोग कहते हैं हम लोग इनकम्पेटेबल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जरूर अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। अब देखो, जो भी हमारे पास से सेल का फॉर्मेशन होता है, वो सेल की जब गैमेट की पोलन ग्रेन जब फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें दो तरह के कंडीशन उत्पन्न होते हैं। आपको पहले ही बताए थे कि दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जर्मिनेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या करता है भाई? जब भी पोलिनेशन होता है, हम आपको याद दिला दें कि जब हमने कहा था कि पोलन ग्रेन जब अटैच्ड होते हैं तो उसमें दो तरह के सेल बनते हैं, एक होता है कौन सा? वेजिटेटिव सेल, और एक होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी के डेवलपमेंट में मदद करता है, मतलब कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बनाने में मदद करेगा। लेकिन जो जनरेटिव सेल होते हैं वो क्या करते हैं? जनरेशन, मतलब कि फर्टिलाइजर में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब देखो, जितने भी ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं आगे चलकर जो क्या करते हैं, जब पोलन ग्रेन से मिलते हैं, तो पोलन ग्रेन से मिलने के बाद वह 3 सेल यानी कि 3 सेल कंडीशन बना लेते हैं। 3 सेल अभी हम आपको बताएंगे, डबल फर्टिलाइजर का अगर जब टॉपिक पढ़ाएंगे वहां पर बताएंगे। अभी तक वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल थे। मेल गैमेट 2 गैमेट बनाया। मेल गैमेट क्या होते हैं? 2 गैमेट बनाते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल, ठीक है। अब ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल जैसे एंट्री करते हैं, तो एक जाता है पोलन मदर सेल के पास, ठीक है, और वो जाकर क्या फर्टिलाइजेशन करता है, और दूसरा जो होता है जाता है सेंट्रल न्यूक्लियस के पास, वो जाकर सेंट्रल न्यूक्लियस के पास डिवाइड करता है। आई बात समझ में? जो पोलर न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस के पास डिवीजन किया, वो क्या करता है कि वो जाकर पीएमसी बना देता है, ठीक है, पोलन मदर सेल बना लेता है। अभी हम आपको एक एक करके पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, पहले आप बस इतना समझिए कि जो भी पोलन ग्रेन होते हैं वो 2 सेल का निर्माण करते हैं, 2 गैमेट बनाते हैं। एक होता है इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल, एक होता है इसको कहते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं, ये 2 मेल गैमेट बनाते हैं। कितने मेल गैमेट बनाते हैं? 2 मेल गैमेट बनाते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है।
या वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव गैमेट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव। तो ध्यान रखेंगे, एक हो गया वेजिटेटिव और दूसरा होता है इसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो जाकर सेंट्रल पोल पर जाकर डिवीजन करता है, जबकि जनरेटिव सेल जो होता है वो जाकर उसके जहां पर आपको क्या कहते हैं माइक्रोपोलर एरिया होता है वहां जाकर डिवीजन करता है, ठीक है। तो इसलिए प्लांट में एक लौता प्लांट, मतलब ध्यान रखेंगे प्लांट में एक लौता कहानी होती है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन होता है और वहां पर क्या करते हैं ट्राइसोमी की तरह काम करता है। अभी हम आपको आगे जब एक्सप्लेन करेंगे तो वहां हम आपको याद दिलाएंगे ये, ठीक है। थोड़ा सा उससे पहले कुछ और बता देते हैं। अब देखो जो हमारे पास ये पोलन ग्रेन वहां पे पहुंचता है और पहुंचेगा, तो पोलन ग्रेन में जब ये पहुंचेंगे तो एक क्या होगा न्यूक्लियस सेंट्रल पोल होता है, ठीक है। और दूसरा जगह पर क्या होता है माइक्रोपाइलर एरिया होता है। दो जगह न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है, क्योंकि भाई जब आपको पढ़ाए होंगे आपको याद होगा कि जब हम लोग पोलन ग्रेन का जब क्या कहते हैं जब हम स्ट्रक्चर सीखते हैं स्टिग्मा का, जब ओवरी के स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको याद होगा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है इसके यहाँ पर फ्यूनिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ पीछे क्या होता है फ्यूनिकल्स होते हैं, यहाँ पर फिलिफॉर्म ऑपरेटस होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको लोग कहते हैं फिलिफॉर्म ऑपरेटस, ठीक है। और ये जो एरिया था उसको लोग कहते थे माइक्रोपाइलर एरिया या माइक्रोपाइलर जोन। ये जो था उससे हम लोग कहते थे एग सेल, ठीक है। यहां पे जो था वो सेंट्रल कोर था, सेंट्रल कोर या सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है। यहां पर दो सेल थे इसमें, और यहां पे जो था वह आपका 3 सेल था, जिस 3 सेल था। और ये जो एरिया था उसको कहते हैं चैलेंजर एरिया। अगर आपको याद हो तो हमने इसकी डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बनाया, कहा कि इसी में से जो जनरेटिव सेल होता है वो आता है और यहां पर एक सेल के साथ फर्टाइल करता है, और जो वेजिटेटिव सेल होता है वो आकर इसके सेंट्रल पोर के साथ डिवीजन करता है। आई बात समझ में? तो वेजिटेटिव सेल इसके साथ मिला और जनरेटिव सेल यहां आकर मिला, और ये क्या करते हैं कि अब ये देखो यहां फर्टिलाइजेशन किए और यहां फर्टिलाइजेशन किए, ये क्या करते हैं मिलकर एक बड़ा यानी कि यह 3 सेल का स्ट्रक्चर बनाता है। तो पोलन ग्रेन जब फर्टिलाइजेशन करता है तो वहां पे क्या होता है कि पोलन के अंदर 3 सेल कंडीशन होते हैं। 3 सेल कंडीशन कौन कौन से हो गए? एक होता है हम लोग कहते हैं चैलेंजर सेल, एक होता है सेंट्रल पोल और एक होता है माइक्रोपाइलर एरिया। 3 सेल स्टेज जो होता है वो पोलन ग्रेन में होता है। और इसमें कितने होते हैं? जो आपका स्टिग्माल एरिया जो होता है ओवरी एरिया होता है उसमें 3 सेल स्टेज होते हैं। और वही चीज जब आगे जाते हैं हम लोग जो क्या कहते हैं पोलन एंट्री करता है, तो पोलन एंट्री किसमें करता है? सबसे पहले इसकी एंट्री जो होती है वह 3 सेल स्टेज में एंट्री करती है। फिर से समझो, पोलन ग्रेन पहली एंट्री जो होती है वो 3 सेल स्टेज में एंट्री होती है, 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज क्या है? ये सेल स्टेज है। पोलन ग्रेन देखो ऐसे ये है आपका पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब के माध्यम से आकर यहां पर इसकी एंट्री होती है। ये इसका फ्यूनिकल्स होता है, ठीक है। यहां से पोलन ग्रेन एंट्री करते हैं और पोलन सबसे पहले कहां एंट्री करते हैं? 3 सेल स्टेज में। यहां से पोलन ग्रेन जब उसमें से एक पोलन ग्रेन जो होता है वो जाता है सेंट्रल पोल पे और यहां पर ये डिवीजन करता है, ठीक है। ये दो जो माइक्रोपेलर एरिया होते हैं वो क्या करते हैं? गाइड करते हैं पोलन ग्रेन को इस एग सेल तक पहुंचने के लिए। यहां डिवीजन नहीं होता है, एंट्री होती है। पोलन ग्रेन की एंट्री कहां होती है? 3 सेल स्टेज में। पोलन ग्रेन की एंट्री जो होती है वो 3 सेल स्टेज में होती है। गाइड करता है फ्यूनिकल सेल, उसमें से एक मेल गैमेट डिवीजन करता है यहाँ पे एग सेल के पास, और दूसरा मेल गैमेट पहुंचता है सेंट्रल कोर के पास और यहाँ पे डिवीजन करता है। आई बात समझ में? यहाँ जब डिवीजन और यहाँ पर डिवीजन, तो इसी डिवीजन को हम लोग करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे? एक सेल में। कौन से एरिया में? माइक्रोपाइलर एरिया में। और दूसरा जो होता है वो सेंट्रल पोर के पास डिवीजन होता है। तो 2 जगह डिवीजन होगा तो 2 जगह फर्टिलाइजेशन होगा, तो मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन 2 जगह होगा। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग करते हैं क्या चीज? डबल फर्टिलाइजेशन। अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर 2 जगह फर्टिलाइजेशन जो होता है क्या दोनों अलग अलग चीज बनाते हैं? हाँ,
दोनों चीजें अलग अलग बनाते हैं। आगे हम बताएंगे कि इसमें से एक एरिया जो होता है वो फ्लावर का निर्माण करता है, मतलब कि सॉरी कहते हैं आगे चलकर हम आपको बताएंगे, एक जो होगा वो उसके सीड कोट का निर्माण करेगा और एक जो होता है वो सीड का निर्माण करता है। ठीक है, हम आपको आगे सिखाएंगे इसका। ठीक है, तो मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ध्यान रखिए, क्यों डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि मेल के अंदर दो गैमेट बनता है। एक गैमेट क्या करता है, चलता तो दोनों साथ में है, एक जो है वो एंट्री करता है यहाँ पर माइक्रोपाइलर एरिया में, दोनों एंट्री करता है, एक जो है इस एक सेल के साथ फर्टाइल कर लेता है और दूसरा जाता है सेंट्रल कोर के पास और यहाँ पे जाकर फर्टिलाइजेशन करता है। तो इस तरह के हम लोग कहते हैं इसको डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हमारे पास कोई पोलन ग्रेन एंट्री करता है तो एंट्री करने के बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन का, उसके लिए आप परेशान ना हो। ठीक है, कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि सर क्रॉस पोलिनेशन के समय क्या की जाती है, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, क्या की जाती है ना। जैसे मान लो कि पोलन ग्रेन मक्के की प्लांट की देख लो, हम छोड़ो, अच्छा एग्जांपल आपको मेज का प्लांट देते हैं, मेज हो गया या पी हो गया या चिक पी हो गया, क्या कहते हैं कोटेनिया का प्लांट हो गया, ब्लासम का प्लांट हो गया, विनका का प्लांट हो गया, इनके अंदर जो होते हैं क्या करते हैं, खास करके हम लोग क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। एक आप एक्सपेरिमेंटल नॉलेज भी ले सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के लिए आप सपोज करो कि आपके पास पी की प्लांट का पोलन ग्रेन आपको बड़े आसानी से मिल जाते हैं, आप इनके फ्लावर को लीजिएगा। ठीक है, पी का प्लांट, जो कि पी मतलब होता है मटर, मटर के प्लांट तो आपको हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, या आपको चिकपी हो, ये भी मटर की एक वैरायटी है, चिकपी हो। ठीक है, या आपका क्या कहते हैं कोर्टिलेरिया का प्लांट हो, कोर्टिलेरिया RLARI कोर्टिलेरिया का प्लांट हो, या आपके पास क्या हो क्या कहते हैं बालसम का प्लांट हो, बालसम का प्लांट हो, या आपको बालसम का प्लांट मिल जाए या विनका का प्लांट हो। ठीक है, बालसम हो या विनका का प्लांट हो, इन सारे प्लांटों को क्या करिएगा, इनके फ्लावर को लीजिएगा। क्या लेना है, इनके फ्लावर को लेना है। क्या लीजिएगा आप, इसके ध्यान रखेंगे, इनके फ्लावर को लेना और इनके फ्लावर को क्या करना, ग्लास पे यानी स्लाइड पे रख देना। ठीक है, सपोज करो ये इनकी फ्लावर है, ठीक है, छोटा सा फ्लावर होता है इनका, स्लाइड पे रख देना और स्लाइड पे रखने के बाद स्लाइड पर रखना और स्लाइड पर रखने के बाद उसमें करीब करीब 1 से 2 ड्रॉप, ध्यान रखेंगे 1 से 2 ड्रॉप, क्या 1 ड्रॉप, ठीक है, यहां पे क्या करना, 1 ड्रॉप इसके ऊपर शुगर सोल्यूशन डाल देना। ठीक है, शुगर सोल्यूशन इसके ऊपर 1 ड्रॉप डाल देना। ठीक, और डालने के बाद ध्यान रखेंगे शुगर सोल्यूशन जो होना चाहिए वह 10% बाई वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब कि 10% बाई वॉल्यूम का मतलब किसका, 100 ml में 10 ml जो होता है उससे शुगर होना चाहिए। ठीक है, 10% ml जो 10% होता है। ठीक है, अब क्या करना, उसमें 1 ड्रॉप डालकर और उसको क्या करना कि 10 ml डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक उसको छोड़ देना। ठीक है, इसके बाद इसको 15 से 20 मिनट तक इसको ऐसे छोड़ देना। छोड़ दोगे तो वो स्लाइड पर चिपक जाएगा। ठीक है, और चिपकने के बाद क्या करना, अब वहां ले जाना और माइक्रोस्कोप से लो पावर में देखना। लो पावर का मतलब हो गया कि आप 450 पर देखना या 500 पे देखना, 1080 पे मत देखना, लो पावर पे देखना। लो पावर पे देखोगे तो इस फ्लावर में तुमको पोलन ट्यूब दिखाई देगा। जाकर इस एक्सपेरिमेंट को करना, जब देखोगे तो उसमें पोलन ट्यूब तुमको आसानी से दिखाई देगा और उस पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन भी तुमको आसानी से दिखाई दे देंगे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को आप चाहोगे तो आप जिस स्कूल में आप 12th में हो, आप अगर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो आप इस प्रैक्टिकल को करना। अगर टीचर आपके कहे तो आप पोलन क्या कहते हैं, ये मटर के फ्लावर को आप तोड़ के घर से ले जाना। ठीक है, और ले जाकर टीचर से बोलना कि इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाइए। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप आसानी से इसको आप कर लेंगे। क्योंकि हम जब कॉलेज में पढ़ाते थे तब उस समय भी हम लोग प्रैक्टिकल कराते थे, तो ये प्रैक्टिकल हम कराएं और हमने देखा भी है, हमने खुद भी किया है, तो ये प्रैक्टिकल के बारे में हमको अच्छे से नॉलेज है। ठीक है, अब देखो जब क्या होता है, सपोज करो कि अभी हम एक चीज बता रहे थे, मान लो कि ये मक्के का पौधा है। ठीक है, ये मोनोकोटिलिडनस प्लांट होते हैं, ये मक्के का प्लांट है। ठीक,
और ये मक्के का प्लांट जो है यहां पे जो होती है इसकी पोलन ग्रेन पाई जाते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। अब जैसे ही क्या होता है आप देखते हैं कि यहां पे जो है वह यहां से इनका आप देखे होंगे इस तरह से भुआ टाइप का होता है जो मक्के की बाद में चल के सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब जैसे ही पोलन ग्रेन इसमें गिरने वाला है, जनरली क्या होते हैं ऑटोगैमी होते हैं, ठीक है, या गैमेटोगैमी होते हैं क्योंकि डिफरेंट प्लांट भी इसमें पोलिनेशन कर सकता है, या ऑटोगैमी होते हैं सेम का प्लांट गिर सकता है। लेकिन डिफरेंट प्लांट का मतलब ये नहीं कि मक्का ही रहेगा वो भी, पर डिफरेंट रहेगा। दूसरे मक्का मान लीजिए कि यहाँ का मक्का जो है इसको फर्टाइल कर दिया, यहाँ का मक्का यहाँ फर्टाइल कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये पोलन ग्रेन यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो अपना ऑटोगैमी हो गया, और हमें इस मक्के को इसके पोलन ग्रेन नहीं देना है। मजेदार बात देखो, मान लो कि हमारे पास एक मक्के की वैरायटी है, ठीक है, मक्के की वैरायटी है और एक दूसरे मक्के की वैरायटी यहाँ पे, ठीक है, ये दूसरे मक्के की वैरायटी है और यहां पर इसके भी पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये इसका सीडिंग पार्ट है। अब इस पोलन, ये मक्के की वैरायटी मान लो ये ए है और ये बी वैरायटी का है, दोनों की वैरायटी अलग है मक्का, पर दोनों की वैरायटी अलग है। अब हमें तैयार करना है हाइब्रिड, ठीक, तो कैसे क्या करेंगे? अब हमें इसके पोलन ग्रेन को इस पर नहीं गिराना है, हमें इसके पोलन ग्रेन को इस पर गिराना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहां पे एक बैगिंग कर देंगे। क्या करेंगे? बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है कि एक प्लास्टिक नुमा स्ट्रक्चर, एक बैग नामक नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं वहां पर रख देते हैं, ठीक है। और जो बैगिंग करते हैं तो बैगिंग करने से परिणाम क्या होता है कि जब हम एक प्लास्टिक नुमा स्ट्रक्चर को जब वहां पर हम रख देते हैं तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन जो होते हैं इस पर नहीं गिरेंगे, पर उस बैग पर गिरेंगे, क्योंकि अगर एक भी पोलन ग्रेन इस पर गिर गया तो ये जाकर जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो हमें इस पोलन ग्रेन को इस पर नहीं गिरने देना है, ठीक है। जब पोलन ग्रेन को इस पर नहीं गिरना देना, इसका मतलब इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। इसको हम लोग करते हैं बैगिंग। प्रोसेस क्या कहलाती है? बैगिंग। ध्यान रखेंगे, बैगिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो वहां पे कौन से प्रोसेस यूज करते हैं? तो याद रखेंगे कौन सी प्रोसेस होती है? बैगिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। बैगिंग प्रोसेस के माध्यम से हम हमेशा क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इमैस्कुलेशन, यानी कि देखो इसको हम लोग इमैस्कुलेशन या बैगिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पोलन, इसको हम आधे घंटे तक, 20-25 मिनट, आधे घंटे तक इसको हम लोग कवर करके रख देते हैं, ठीक है। जब देखते हैं ये पोलन ग्रेन, अब इसको कवर करके रखने के बाद अब क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, अब क्या करेंगे? हम इसके पोलन ग्रेन को इसमें डाल देंगे और डाल के फिर से हम बैगिंग कर देंगे। अब कहोगे कि सर इसके पोलन ग्रेन को डालने के बाद बैगिंग क्यों किया? हमने इसलिए बैगिंग कर दी है कि क्या भरोसा, इसका पोलन ग्रेन जब हम इस पर डालें और डालने के बाद तब तक फिर इसका पोलन ग्रेन गिर गया तो ये तो अपना पोलन ग्रेन पहचान लेगा ना, ये कगारी तो मेरा है अपना, ये पड़ोसी के घर से आया है, लेकिन पहचान इतना आसान नहीं होता क्योंकि दोनों मेज ही है। अभी थोड़े बोलो कि सरसों का पोलन ग्रेन हम इस पर डाल रहे हैं, मेज का ही पोलन ग्रेन है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसका ही पोलन ग्रेन गिर जाए तो दोनों की स्पीड जिसकी जल्दी होगी वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि इसके पोलन ग्रेन को जैसे ही इस पर हम डालते हैं और डालने के ठीक उसके बाद इसको भी करीब करीब 15 से 30 मिनट तक इसको हम बैगिंग करके छोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बैगिंग करके इसको हम लोग छोड़ देते हैं। और जैसे ही बैगिंग करते हैं, बैगिंग करने के छोड़ने के बाद क्या होता है कि ये बैगिंग करने के बाद अब इसको छोड़ देते हैं, तो जिसके बाद क्या होता है कि अब इसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होने लगता है, फर्टिलाइजेशन होने लगता है और जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को फोर्सफुली फर्टिलाइजेशन कराते हैं उसको हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विथ फोर्सफुली। फोर्सफुली का मतलब क्या हुआ? हम तुम्हारा नहीं देंगे, हमारे अनुसार तुम करो, इसे कहते हैं हम लोग इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन होता क्या है कि द फोर्सफुली फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या हुआ? फोर्सफुली करते हैं, मतलब हम अपना इसका अपना जाइगोट ना देकर हम इसे जबरदस्ती बोलते हैं कि लो तुम इस काम को करो। तो जबरदस्ती, जैसे अब ऐसे समझो ना, मेल रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, सेक्स जो की जाती है, फिजिकल रिलेशनशिप दो तरह की होती है।
ठीक है भाई, दोनों फिजिकली रिलेशनशिप है। ठीक, एक रिलेशनशिप जिसमें जबरदस्ती की जाती है, लड़की को पकड़ी जाती है, उसे जबरदस्ती उसके साथ सेक्स की जाती है, दिस इज कॉल्ड रेप। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेप करते हैं। और भाई उसमें भी फिजिकल रिलेशनशिप बन रहा है, उसमें भी सेक्स हो रहा है। और एक होता है जिसमें मेल फीमेल दोनों राजी होकर फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो वो भी तो एक सेक्स है। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है कि एक में क्या किया गया कि एक को फोर्सफुली किया गया, एक को फोर्सफुली फर्टिलाइजेशन कराया गया, जिससे हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन के प्रोसेस में क्या की जाती है, बैगिंग की जाती है। बैगिंग क्यों की जाती है, ताकि का हो दूसरा पोलन ग्रेन ना हो। भाई रेप जब की जाती है तो उसमें जितने बुद्धू होते हैं जो रेप करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, गधे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, विदाउट कंडोम से वो लोग सेक्स करते हैं। ठीक है, बाद में उनकी स्पर्म पकड़ी जाती है, फिर उसके बाद पकड़े जाते हैं, बहुत सारे उनकी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन इन लोगों में क्या है, और बाद में जो समझदार सेक्स करते हैं, जो मान लीजिए कि जो लड़का लड़की शादी से पहले रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या बहुत लोग शादी के बाद बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं, 2-4-5 साल का गैप रखते हैं, तो लोग क्या यूज करते हैं, कंडोम यूज करते हैं। आगे चलकर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाएंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ आपको हर चीज़ बता देंगे कि कब कंडोम यूज करोगे, कब बिना कंडोम का भी सेक्स करोगे तो कभी फीमेल जो होगी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्योंकि आज के ज़माने में अधिकतर जो होता है वह कम उम्र के बच्चे ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा जो क्लास 8, 9, 10th में हैं, उन लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, 9th क्लास में आते थे। कई बार हमारे सामने भी केस आया है कि कई सारी लड़कियां जो क्लास 9, 10th में है प्रेग्नेंट हो गई, 2-3 महीने की प्रेगनेंसी उसके अंदर हो जाती है, बाद में उसकी अबॉर्शन करनी पड़ती है। तो हमने खुद इस चीज़ को, केस को देखा है बहुत। अपने एक्सपीरियंस हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम लोग भी करीब करीब MBBS के दौरान 80-90 दिन तक हम लोग को गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट ड्यूटी करना पड़ता है, तो बहुत सारी केसेस से देखने को मिलता है। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अब जब से पता है सबको कि सर डॉक्टर बन गए हैं, तो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते भी हैं कि सर इस तरह की प्रॉब्लम है। और मज़ेदार बात ये होती है कि जब बच्चे बताते हैं कि सर मेरी दोस्त की ये प्रॉब्लम है, तो बाद में हम लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछने लगता है कि हाँ बच्चे को ही दिक्कत है, पर अपने दोस्त को ही अगर बोल के पूछा तो कोई बात नहीं, बता देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम आपको अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे। जब हम आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो बहुत इंटरेस्टेड लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको सिखाएंगे, अपना हर एक्सपीरियंस आपको उसमें बताएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, इमैस्कुलेशन होता है, और उसमें प्रोसेस में क्या की जाती है, बैगिंग की जाती है। अब बैगिंग के लिए क्या होता है कि ध्यान रखेंगे कि बैगिंग के लिए सूटेबल साइज होना चाहिए। ठीक है, और उसमें जो हम लोग बैगिंग करते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सर बैगिंग प्रोसेस में क्या हम प्लास्टिक का झोला लगा देते हैं? नहीं, यहां पर बैगिंग में क्या होता है, बटर पेपर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, बटर पेपर यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है कि फ्लावरिंग प्लांट का जब हम लोग बैगिंग करते हैं तो वहां पे किस पेपर का यूज करते हैं, तो याद रखना बटर पेपर का यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारे के सारे बैगिंग प्रोसेस जो क्या होता है कि किसी भी पोलन ग्रेन को जब हम ले आकर रख देते हैं और जब हम लोग फर्टिलाइजेशन कराते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, बैगिंग प्रोसेस। ठीक है, हम जबरदस्ती कराते हैं, यानी इमैस्कुलेशन की प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पोलन पिस्टल रिलेशनशिप, और ये है आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या करते हैं, बैगिंग प्रोसेस, और इसी फर्टिलाइजेशन को हम लोग करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग कि दूसरे पोलन ग्रेन को जबरदस्ती दूसरे हाइब्रिड को क्रॉस कराते हैं। अब देखो, एक वैरायटी था, दूसरे वैरायटी को क्रॉस कराएंगे तो जो फ्लावरिंग प्लांट बनेगा एक नया बनेगा ना, नया बनने की प्रोसेस को ही तो हम लोग कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और इसी को तो हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, कि एक प्लांट डिफरेंट हो, दूसरा प्लांट को आपस में मिलाने की प्रोसेस से कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। और इसको हम लोग खुद अपने से करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की प्रोसेस जो होती है वह इसमें कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में 2 स्टेप होता है, एक होता है इमैस्कुलेशन, एक होता है बैगिंग। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, फोर्सफुल पोलन ग्रेन को डालते हैं, कहाँ पे, स्टिग्मा पे, और डालने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग बटर पेपर से ढक देते हैं 15 से 20 मिनट के बाद, फिर उसके बाद हटा देते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया होगा तब तक, भाई 15-20 मिनट लगता है पोलन ग्रेन को कहाँ तक पहुंचने में, ओव्यूल गया। एक बार ओव्यूल में पहुंच गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
आई बात समझ में? तो ये है आपका आज की क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो सबसे पहले सिखाएंगे डबल फर्टिलाइजेशन किसे करते हैं, फिर सिखाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन किसे करते हैं, फिर आपको सिखाएंगे कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कैसे होता है, मोनोकोटिलिडनस प्लांट का एम्ब्रायो कैसे होता है, डाइकोटिलिडनस प्लांट का एम्ब्रायो कैसे होता है, फिर आपको बताएंगे सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। धीरे धीरे हम अब प्लांट चैप्टर के आखिरी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टेड चैप्टर। जब आप हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लोगे ना तो आप पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप एस मेल मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मेल और फीमेल दोनों जब आप पढ़ लोगे ना तो आपको बता दें कि आप 50% गाइनकोलॉजिस्ट बन जाओगे। ठीक है, 50% आपको किसी तरह के भी केस मिलेगा ना गाइनो का, आप उसे सॉल्व कर लोगे। कहोगे अरे यार हम आधे डॉक्टर तो यही बन गए, क्योंकि गाइनोकोलॉजी की जितनी भी केसेस होगी कि आर एस फैक्टर किसे कहते हैं, आर एस निगेटिव आर एच पॉजिटिव क्या होता है, एबॉर्शन कैसे की जाती है, पीपीएम क्या होता है, पोस्टमार्टम जो क्या करते हैं वो प्रीमेच्योर जो ब्लीडिंग होती है, कई बार जब बच्चा डिलीवर होता है तो वो सारी ब्लीडिंग होने लगती है, तो पीपीएच क्या होता है, पोस्ट क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पीपीएच का फुल फॉर्म बोल गया। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं हेमोरेजेज जब होती है, जब बच्चा डिलीवर होता है तो क्या कहते हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम हेमोरेज बोलते हैं, क्या पोस्टमार्टम हेमोरेज, सर पोस्टमार्टम हेमोरेज कहा जाता है जब बच्चा डिलीवर होता है और बच्चा डिलीवर होने के बाद जब उसकी प्लेसेंटा निकलती है बच्चे से, मतलब कि मम्मी के गर्भ से, तब वहाँ ब्लीडिंग होती है, उस समय पोस्टमार्टम हेमोरेज से पीपीएच कहा जाता है। ठीक है, पीपीएच एक तरह दो तरह के होते हैं। वहाँ पर चीज़ आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बताएंगे। पीरियड कब आता है, कैसे आता है, क्यों 28 दिन पर पीरियड आता है, 28 दिन से 30 दिन हो जाता है तो क्या होता है, 30 से 35 दिन अगर हो जाएगा तो क्या होगा, अगर पीरियड 2-2 3-3 महीना नहीं आए तो क्या होगा, अगर उस स्थिति में हमें कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, जैसे लड़की है क्लास 9-10 तक पढ़ रही है, घर वालों से बिना बताए लड़के से प्यार कर बैठी, लड़का लेकर गया घुमाने फिराने, कुछ खिलाया पिलाया, सेक्स कर दिया उसके साथ बिना कंडोम के साथ, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो उस स्थिति में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन देते समय कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती है। आपको हम बताएं ना कि जब जितने भी गायनेकोलॉजी के कंसेप्ट हो, हम आपको हर कंसेप्ट को उस चैप्टर में अच्छे तरीके से कवर कराएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही। ध्यान रहे इस तरह की गलतियां आप न करें, प्यार मोहब्बत करें, प्यार मोहब्बत में आप इतना ना बह जाएं कि एनसीईआरटी की किताबें भूल जाएं और अपना टारगेट भूल जाएं। डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर बनोगे तभी तो मेरे जैसे बकबक करोगे। ठीक है, मास्टर और डॉक्टर दोनों बनना है तो कम से कम एटलीस्ट एक डॉक्टर तो बनो। अच्छे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े हुए आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना है। हम भी पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ा है तो आज आपको बता रहे हैं। अगर आपको भी कुछ करना है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिना पढ़ाई किए हुए आज किसी को कुछ नहीं मिला है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि भगवान जी मेरा रिजल्ट बना देंगे, भगवान जी भी उन्हीं की मदद करते हैं जो पढ़ते हैं, उनके सिवा वो भी किसी को मदद नहीं करते। खैरात में कुछ नहीं मिलता, कहते हैं ना खैरात में फ्री में कुछ नहीं मिलता है, खैरात में भीख तक नहीं मिलता है, तो पढ़ाई का एमबीबीएस की सीट तुमको घंटा मिलेगा। ठीक है, भीख मांगने के लिए भी एक कटोरा खरीदना पड़ता है या हाथ फैलाना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता है। हम कहते हैं सांस भी भगवान फ्री में देते हैं तो उसके लिए भी बॉडी से एनर्जी लगता है, तो तुमको क्या एमबीबीएस की सीट फ्री मिल जाएगी। चलिए पढ़ाई शुरू करो, ये छोड़ो लड़का लड़की के चक्कर, प्यार मोहब्बत के चक्कर, प्यार मोहब्बत करो। हम ऐसे नहीं करें मत करो, कहोगे सारे आप तो बहुत खतरनाक आदमी है। एक करो पर लिमिट में रह के करो। हम तो कहेंगे थोड़े दिन मत करो, सेलेक्ट हो जाओ। देख बेटा, हम हर बार एक ही लाइन बोलते हैं, एमबीबीएस की सीट जिस दिन तुमको मिल जाएगी ना, अच्छे अच्छे लोग तुमको दाना डालेंगे और तुम दाना मार के आगे जाओ। सीधी सिंपल है, सीट ले लो एमबीबीएस के, हजारों तुमको पूछेंगे, नहीं मिलेगा ना तो कोई नहीं पूछेगा। ये शकल, ये सूरत, ये खूबसूरती, ये घमंड, ये तनाव, ये जो क्या कहते हैं, ये जो आपका ईगो है ना, ये सिर्फ ईगो एमबीबीएस कॉलेज मिलने के बाद अगर दिखाते हो तो अच्छी चीज़ है, उससे पहले दिखाओगे ना तो किसी काम का नहीं है। आज ईगो दिखाओगे, कल बैठ के रोओगे। थैंक यू सो मच।